डियर फ्रेंड्स, नो द लॉ चैनल में मैं रामफल मोर एडवोकेट आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर 27 के सेक्शन 358 से 365 CRPC पर चर्चा करेंगे। कल हमने सेक्शन 357 तक पढ़े थे। अब 358 सेक्शन के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है सेक्शन कहता है कि कंपनसेशन टू द पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। यदि कोई आदमी बिना कारण के या पर्याप्त कारण के बिना अरेस्ट किया जाता है तो उसको कंपनसेशन कोर्ट दे सकती है। किस हालात में और कैसे? जब कोई व्यक्ति दूसरे आदमी को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार करवाता है, तब जिस मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा सुना जा रहा है या सुना गया है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट 1000 रुपये तक का कंपनसेशन का अवार्ड दे सकता है कि अरेस्ट किए गए व्यक्ति को समय की हानि और जो खर्च हुआ है उसका व्यय हुआ है वो सहन करे। जितना कंपनसेशन 1000 रुपये तक जो मजिस्ट्रेट उचित समझे अरेस्ट कराने वाले से दिला सकता है। ये सब सेक्शन 1 कहता है। अब हम 358 के सब सेक्शन 2 के ऊपर नज़र डालते हैं। वो कहता है कि यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे 1000 रुपये तक का कंपनसेशन दिला सकता है। जैसे एक आदमी को 1000 रुपये तक का कंपनसेशन दिला सकता है, उसी तरीके से जितने आदमी पकड़ रखे हैं हर एक को 1000 रुपये तक का जितना भी है उचित समझे प्रत्येक को दिला सकता है। 358 का 3 क्या कहता है कि इस धारा के तहत दिया गया कंपनसेशन ऐसे वसूला जाएगा मानो जुर्माना वसूला जा रहा है, और यदि ऐसे वसूल नहीं किया जाता तो जिस आदमी द्वारा दे है उसे 30 दिन तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले ना दे। यानी उस आदमी को 30 दिन तक जेल में भेज दिया जाएगा। यदि वो पहले पेमेंट कर देता था पहले छूट जाएगा, नहीं पेमेंट करता तो ही विल रिमेन इन कस्टडी फॉर 30 डेज। ये सिंपल कारावास होगी। इसके ऊपर एक अथॉरिटी है प्रमोद कुमार पाढ़ी वर्सेस गोरखा, 1986 क्रिमिनल लॉ जनरल 1634 उड़ीसा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। इसके अंदर ये कहा गया है कि इस तरीके से अगर किसी आदमी को भेजना है तो उसको शो कॉज नोटिस मस्ट बी रेड, उसको ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए कि भाई इस बात के लिए तेरे को भेजा जा रहा है। अब 359 क्या कहता है? ऑर्डर टू पे कोस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, जहाँ नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध हैं उनके अंदर जो है कोर्ट कोस्ट का ऑर्डर कर सकती है। कैसे? यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में की गई शिकायत में एक्यूज्ड कन्विक्ट हो जाता है, यानी दोषी शिकायत जो की गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें दोषी पाया जाता है और उसकी कन्विक्शन का ऑर्डर हो जाता है, तो कोर्ट जो सज़ा दे उसके अतिरिक्त यह आदेश भी दे सकती है कि परिवादी को उसके द्वारा खर्च की गई पूरी राशि या उसका भाग कोस्ट के रूप में दे। और ऐसा ऑर्डर कर सकता है और ये भी कर सकता है कि डिफ़ॉल्ट की सूरत में 30 दिन तक की सिंपल कारावास भी दी जा सकती है। अब 360 क्या कहता है? ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट आर आफ्टर एडमोनिशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि सज़ा सुनाते वक्त जज साहब कई बातों का ध्यान करते हैं। कोई एक चीज़ नहीं देखी जाती, मतलब उसमें ये भी देखी जाती है कि इस आदमी की एज कितनी है, इसका चरित्र कैसा है, एंटीसीडेंट्स ऑफ ऑफेंडर यानी उसके पहले का जीवन कैसा है, और वो हालात जिसमें जुर्म हुआ उस सारी बात को ध्यान में रखकर यदि न्यायालय ये समझता है कि ऑफेंडर को बॉन्ड भरवा कर विद और विदाउट श्योरिटी प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है, तो कोर्ट क्या करता है इस हालात में? अब देखें 360 सेक्शन क्या कहता है। यदि दोषी 21 साल से ऊपर है, अब यहाँ पर दो बातें आएंगी, एक शब्द आया 21 साल से ऊपर, एक आएगा 21 साल से छोटा। अब इसको देखेंगे कि क्या कहता है। यदि दोषी 21 साल से ऊपर है
और केवल जुर्माने से, यानी ऐसे ऑफेंस में उसने जुर्म किया जिसमें केवल जुर्माना हो सकता है, या 7 वर्ष या उससे कम अवधि की कारावास का जुर्म सिद्ध हो जाता है। 3 बातें आई, केवल जुर्माना, या 7 वर्ष या उससे कम अवधि की कारावास का जुर्म सिद्ध हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति, दूसरी बात क्या है दूसरा इसमें, कि जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम है या कोई औरत है जिसका अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। यानी औरत है, कितने साल की है, नो क्राइटेरिया, लेकिन एक क्राइटेरिया दे दिया कि उसका अपराध जो है वो होना चाहिए जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सजा ना हो। अब क्या कहता है, और यदि वो दोष सिद्ध हो जाते हैं तो न्यायालय जिसने दोष सिद्ध कन्विक्ट किया है, दोषी की आयु, चरित्र और उसकी पहले की परिस्थितियों को जिनमें अपराध किया ध्यान में रखते हुए यदि ये प्रतीत होता है कि अपराधी को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ देना ठीक होगा, तो न्यायालय उसे दंड देने के बजाय प्रतिभूति सहित या रहित बंद पत्र लिखवा देने का निर्देश दे सकता है, और 3 वर्ष तक बुलाए जाने पर न्यायालय जैसा निर्देश करे वो हाजिर होगा और पूरी शांति कायम रखेगा और सदाचार बनाए रखेगा। इस तरीके का ऑर्डर जो है मैजिस्ट्रेट दे सकता है। अब इसमें प्रोवाइडेड दिया है, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जिसने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड ना किया गया हो, यानी वो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्पेशली एम्पावर्ड नहीं किया है, उसको स्पेशली शक्तियाँ नहीं दी हैं, तो क्या है, किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन पर नहीं छोड़ सकता। आगे क्या कहता है, यदि वह उसे छोड़ना उचित समझता है तो वह उस केस को प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट को भेजेगा और उस पर जो उचित समझे प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट सजा देगा या प्रोबेशन पर छोड़ देगा। और ये केस जब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को गया तो वो उस दोषी को भी जमानत लेकर और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की कहेगा। यानी सेकंड क्लास जो मैजिस्ट्रेट था जब उस केस को फर्स्ट क्लास के सामने भेजेगा तो साथ में उस आदमी से श्योरिटी लेकर के ये उसको बाउंड करेगा कि वो फलां जज के सामने फलां तारीख को पेश हो। अब इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 2008 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 83, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है रमेश दास वर्सेस रघुनाथ की। क्या कहा, ऑफेंस अंडर सेक्शन 326 आईपीसी, ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 326 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360 इज नॉट एप्लीकेबल, मीनिंग देयर बाई, अब आप यहाँ पर ये सोच करके चलिएगा कि जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसीलिए जो ऊपर हमने सेक्शन पढ़ा उसमें कहा कि कोई स्त्री जिसका अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, इसके माने क्या है कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास वाले ऑफेंस के अंदर जो है प्रोबेशन नहीं दी जा सकती। तो क्या कहता है कि इस केस के अंदर क्या कहा गया कि ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360 इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरी अथॉरिटी है 2006 3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 746 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, छानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अंदर क्या कहा, टू प्रोविजंस डू नॉट को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम इन द सेम एरिया, यानी एक एरिया के अंदर एक टाइम में दो कानून नहीं है। क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360 इज नॉट एप्लीकेबल वेयर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आर एप्लीकेबल, लेजिस्लेचर इन इट्स विजडम हैज ऑब्लाइज्ड टू कोर्ट to apply on of the other beneficial provisions। इस बिंदु पर 2008 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 83 सुप्रीम कोर्ट भी है, रमेश दास वर्सेस रघुनाथ एंड अदर। 2014 1 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 456 राजस्थान की अथॉरिटी है। और सेक्शन 4
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत ये एक मैं डिसऑनर ऑफ चेक था, उसके बारे में बताता हूँ कि डिसऑनर ऑफ चेक था, प्रोबेशन के ऊपर छोड़ने की बात आई तो इसमें क्या था कि एक्यूज्ड इज़ ए पुअर लेडी हैविंग यंग डॉटर, जवान बेटी है, बहुत गरीब है, merely because a charge amount is deposited by accused after lapse of considerable period of 10 years, 10 साल बाद उसने रुपया भी जमा कर दिया है, it would not disentitle accused from the benefit of probation, accused released on probation, यहाँ जमानत दी गई है 138 के केस में। अब 362 की बात हम करते हैं, जहाँ सब सेक्शन 1 के तहत मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सबमिट की गई बात आई थी ना कि सेकंड क्लास जो है मतलब उसको सबमिट करेगा केस को, और मतलब मुलजिम को भी वहाँ पेश होने की श्योरिटी लेकर के हिदायत देगा। तो जहाँ सब सेक्शन 1 के तहत मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सबमिट किया गया केस, वहाँ मैजिस्ट्रेट सेंटेंस इस तरह पास कर सकता है मानो वो मुकदमा ओरिजिनली उसी ने सुना है, और यदि वह समझता है कि उसमें फर्दर इंक्वायरी या किसी बिंदु पर एडिशनल एविडेंस की आवश्यकता है तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या साक्ष्य ले सकता है या साक्ष्य लेने के लिए आदेश दे सकता है। अब सब सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। 360 का 3 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि कोई व्यक्ति चोरी और किसी भवन में चोरी, 379 और 380 की बात कर रहा है ये, चोरी थेफ्ट, किसी भवन में चोरी हो, हाउस ट्रेसपास करके चोरी, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन, चीटिंग, या किसी आईपीसी के किसी अन्य अपराध में जिसकी सज़ा 2 वर्ष तक है, या किसी ऐसे जुर्म में जिसकी सज़ा केवल जुर्माना है और पहले सज़ा नहीं हुई है। शर्त है कि ये सारे ऑफेंसेस लेकिन उसकी पहले सज़ा नहीं हुई है और जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसमें वो दोषी सिद्ध हो जाता है तो क्या होगा? तो न्यायालय आयु, चरित्र, एंटीसीडेंट्स यानी पिछला जीवन, फिजिकल और मेंटल दशा और अपराध की तुच्छ प्रवृत्ति को या परिसीमनकारी परिस्थितियों को जिनमें अपराध किया गया ध्यान में रखते हुए उसे सेंटेंस की बजाय सम्यक भर्त्सना के बाद छोड़ सकता है। सम्यक भर्त्सना क्या समझते हो? एडमोनिशन। एडमोनिशन क्या होता है कि तुझे शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए, कितने बड़े घर का है, तुम्हारे बाप की क्या रेपुटेशन है, इस तरीके की बातें कहते हुए जो है उसको झिड़की दे करके छोड़ दिया जाता है। अब 364 की बात हम करते हैं। इस सेक्शन के तहत रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग करने वाली एपीलेट कोर्ट या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी आदेश किया जा सकता है। किस चीज़ का? प्रोबेशन का। यानी रिवीजन में भी प्रोबेशन का ऑर्डर किया जा सकता है। अब 360 का 5 क्या कहता है? जब किसी को प्रोबेशन पर छोड़ा गया है और उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट अपील या रिवीजन में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस आदेश को अपास्त कर देता है। मान लिया लोअर कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टांस ने किसी आदमी को छोड़ दिया और या मतलब ये प्रोबेशन का ऑर्डर कर दिया, उसकी अपील होगी और वो ऑर्डर अपास्त हो जाता है तो अपराधी को उसके बदले में नियमानुसार सेंटेंस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रोबेशन पर जो आदमी छोड़ा गया है उसकी प्रोबेशन ही ज्यों की त्यों रहे। अपील या रिवीजन में उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट को ये भी अधिकार है कि वो उस ऑर्डर को अपास्त करते हुए उसके बदले में नियमानुसार उसकी सेंटेंस भी कर सकते हैं। अब प्रोवाइडेड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। किंतु उच्च न्यायालय या सेशन कोई इस उपधारा के अधीन उस दंड से ज़्यादा दंड नहीं देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा दोषी को दोष सिद्ध किया था। यानी जो लोअर कोर्ट के द्वारा सजा दी जा सकती थी, मान लिया सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट वाज ट्राइंग द ऑफेंस, 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता। JMIC वाज ट्राइंग द केस, 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये कहता है कि उससे ज़्यादा जो है ना नहीं की जाएगी।
अब आगे क्या कहता है 360 का 6, कहता है कि धारा 121, धारा 124 और धारा 373, 3 धारा दी इस सेक्शन के अंदर। कहता है कि सेल अप्लाई इन द केस ऑफ श्योरिटीज ऑफर्ड इन परसेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस। यानी इस सेक्शन में के तहत जो इन ऊपर के सेक्शंस में पावर है, वो शक्तियां हैं, वो ज्यों की तो इसमें अप्लाई होंगी। कैसे? 121 क्या कहता है? पावर टू रिजेक्ट द श्योरिटीज। 121 में कोर्ट को अधिकार है कि वो श्योरिटीज को रिजेक्ट कर दे। 124 में क्या है कि सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। जैसे एक आदमी ने बॉन्ड दिया, उसकी न बॉन्ड की शर्तों को तोड़ दिया, तो बाकी बचे हुए समय के लिए दूसरा बॉन्ड ले सकता है और उस दौरान में उसको अंदर भी रख सकता है। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग श्योरिटी और सिक्योरिटी और रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस आर गुड बिहेवियर, ये 373 कहता है। तो अब जो है 360 क्या कहता है कि जब किसी अभियुक्त को उपधारा 1 के अधीन छोड़ने का निर्देश हुआ है, तो कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाई करेगा कि उस अपराधी का जमानती का निवास, उसका व्यवसाय क्या इस न्यायालय के अधिक क्षेत्र में है, जो न्यायालय ऑर्डर दे रहा है, क्या उसकी ज्यूरिडिक्शन में वो कारोबार कर रहा है, क्या उसका रेजिडेंस वहाँ है। ये नहीं कि द ऑर्डर इज बीइंग पास्ड बाय गोहाना कोर्ट और पर्सन जो है वो जींद का हो, तो वो ये देखेगा कि क्या वो उसकी ज्यूरिडिक्शन का है, क्या उसका व्यवसाय जो है प्रोफेशन वॉट एवर इज बीइंग डन बाय हिम इज बीइंग कैरिड आउट देयर इन हिज ज्यूरिडिक्शन। तो या तो जो शर्तें लगाई गई हैं उसकी पालना में उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है, या जैसे 3 साल की जो शर्त लगाई है, क्या वो 3 साल तक उसके वहाँ रहने की संभावना है। तो इन सारी बातों को देखेगा कोर्ट। अब 360 का 8 क्या कहता है? जो न्यायालय जिसने दोषी को कन्विक्ट किया है, वह न्यायालय जो मूल अपराध सुन सकता था, वह संतुष्ट है कि अपराधी अपने मुचलके की शर्तों में किसी का पालन नहीं किया। यानी जिस कोर्ट ने मुकदमे को सुना था, उसको ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि उसने जो उसको शर्त दी थी उन शर्तों का पालन नहीं किया, तो वो उसे पकड़े जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है। तब 360(9) क्या कहता है कि जब दोषी को उस वारंट के तहत न्यायालय में लाया जाता है, तो न्यायालय उसे जब तक कस्टडी में रख सकता है जब तक मामले की सुनवाई ना हो, मामला कंक्लूड ना हो, या इस शर्त पर कि वो दंड भुगतने के लिए हाजिर होगा, पर्याप्त प्रतिभूति लेकर जमानत मंजूर कर सकता है और न्यायालय मामले की सुनवाई के बाद सेंटेंस भी पास कर सकता है। तो ये 360(9) था। अब 360(10) को देखेंगे कि इस धारा में कोई बात प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अब प्रोबेशन किस किस सेक्शन के तहत दी जाती है? एक तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत दी जाती है और दूसरा सेक्शन 360 के तहत दी जाती है। तो कहता है इस धारा में, यानी 360 की बात हम कर रहे हैं, कि इस धारा में कोई बात प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 या चिल्ड्रन एक्ट 1960, बच्चों का के जो न्यायालय है उसमें चिल्ड्रन एक्ट 1960 लागू होता है, या किसी अन्य कानून जो तत्समय लागू हो के प्रोविज़न को प्रभावित नहीं करेगी। यानी ये धारा 360 जो है मतलब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और चिल्ड्रन एक्ट के या किसी अन्य कानून जो उसमें लागू हो उनके को कोई प्रभावित नहीं करेगी। ये बात 360(10) के अंदर कही गई है। अब 361 की बात हम करते हैं। 361 में क्या कहता है कि स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में सर्टेन रीजंस जो है देने होंगे। अब क्या है वो? जहाँ किसी मामले में न्यायालय, इसमें 2 क्लॉज दिए हैं, किसी दोषी के संबंध में कार्रवाई धारा 360 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के उपबंध के अधीन कर सकता था। पहली बात क्या है कि किसी भी मामले में कोर्ट जब 360 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकता था, या किसी
किशोर अपराधी के संबंध में कार्रवाई चिल्ड्रन एक्ट या किसी अन्य कानून फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स के तहत कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वहाँ वह ऐसा ना करने का विशेष कारण अपने करने फैसले में रिकॉर्ड करेगा। ये बात इसमें कहा गया है। अब कारण न देने पर केस रिमांड हुआ। कारण नहीं दिया था कि क्यों जो है प्रोबेशन के इन नियमों की पालना नहीं की गई, तो 2009-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 26 पेज सुप्रीम कोर्ट का है, एलिमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है। तो उन्होंने क्या कहा कि इट वाज मैंडेटरी विच वाज नॉट परफॉर्म्ड। कोर्ट के लिए ये ज़रूरी था, जो कोर्ट ने नहीं माना, इसलिए केस को रिमांड किया। अब 362 क्या कहता है, कोर्ट नॉट टू एल्टर जजमेंट, कि एक बार जब जजमेंट लिखा गया तो कोर्ट उसे किसी भी सूरत में एल्टर नहीं कर सकता। इस संहिता या किसी अन्य कानून जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स था, न्यायालय ने अपने फैसले यानी अंतिम निर्णय पर दस्तखत कर दिए तो लिपिकीय या गणितीय भूल को तो ठीक कर सकते हैं। जैसे पैरा 1 के बाद 3 लिखा गया, 2 रह गया, तो उसका 1 3 का 2 तो बनाया जा सकता है, 4 का 3 और इस तरीके से किया जा सकता है। या मान लिया कंपनसेशन दिया और उसका जोड़ किया, वो जोड़ जो है बनता था 7,30,000 और वो लिखा गया 6,30,000, तो वो 6 का 7 किया जा सकता है। यानी गणितीय या टाइपिकल मिस्टेक जो है उसको ठीक किया जा सकता है, लिपिकीय मिस्टेक को ठीक किया जा सकता है, सिवाय उसमें और कोई परिवर्तन नहीं करेगा और ना ही जजमेंट में रिव्यू करेगा। इसके ऊपर जो है केस ला है 2012-1 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 437 सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर। दूसरा केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दीपक मातू 2007-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 442, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। और इसके अंदर क्या कहा गया कि हाई कोर्ट हैज़ इनहेरेंट पावर टू करेक्ट द ऑर्डर। सेक्शन 362 इज एप्लीकेबल व्हेन फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, यानी जो ही फाइनल ऑर्डर पास हो गया तो कोई रिव्यू नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये बात जो है इसमें कही गई है। अब 362 क्या कहते, मैं ही एक अथॉरिटी और मैं आपको बताता हूँ। 2008-1 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 732 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, सुनीता जैन वर्सेस पवन कुमार जैन की। इसके अंदर रिव्यू की बात आई थी, तो क्या हुआ कि देयर इज़ नो पावर ऑफ रिव्यू इन कोर्ट एक्सरसाइजिंग क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन के किसी भी न्यायालय को रिव्यू का कोई पावर नहीं है। 363 क्या कहता है, कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड एंड अदर पर्सन्स। क्या कहता है, सब सेक्शन 1 के अंदर कहा कि ज्यों ही अभियुक्त को कारावास की सेंटेंस दी जाती है तब निर्णय सुनाए जाने के बाद एक प्रति उसे निःशुल्क दी जाएगी, तुरंत दी जाएगी। और दूसरा क्या कहता है कि दोषी की प्रार्थना पर या आवेदन पर निर्णय की प्रमाणित प्रति जब वह चाहे यदि संभव हो तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अविलंब दिया जाएगा। और जहां निर्णय की अभियुक्त द्वारा अपील हो सकती है वहां फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। प्रोवाइडेड क्या कहता है, किंतु जहां मृत्युदंड दिया है या उच्च न्यायालय से कन्फर्म हुआ है वह निर्णय की प्रति अभियुक्त की निःशुल्क दी जाएगी, चाहे उसने आवेदन किया है चाहे ना किया है। अब उपधारा 3 क्या कहती है कि उपधारा 2 के उपबंध धारा 117 के अधीन, 117 CRPC की बात कर रहा हूँ, के अधीन आदेश के संबंध में भी उसी तरह लागू होंगे जैसे इस निर्णय के संबंध में लागू होंगे, जिसकी अभियुक्त अपील कर सकता है। जब अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाता है और ऐसे निर्णय की एज ऑफ राइट अपील होती है तो न्यायालय उसे इस बात की भी जानकारी देगा कि इतनी अवधि के अंदर अंदर यदि वो चाहे तो अपील कर सकता है, यानी उसे टाइम ऑफ लिमिटेशन भी बताया जाएगा। अब 5 क्या कहता है, जैसा कि उपधारा 2 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर से प्रभावित है वह आवेदन करके और चार्जेस के माने पैसे फीस
जमा करवाकर निर्णय या आदेश या साक्ष्य या अन्य रिकॉर्ड की प्रति ले सकता है। ये बात इसके अंदर कही। अब इसमें एक प्रोवाइडेड दिया है, यदि न्यायालय किसी विशेष कारण से ये ठीक समझता है तो कॉपी निःशुल्क भी दे सकता है। यदि कोर्ट के सामने ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है और एक आदमी ये कहता है कि वह उसका तो ही इज़ पॉपर, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, एंड कोर्ट इफ डीम्स फिट, तो कोर्ट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है। तो ये बात इस प्रोवाइडेड के अंदर कही है। अब सब सेक्शन 6 देखेंगे 363 का, वो क्या कहता है कि उच्च न्यायालय नियम कर सकता है, यानी कानून बना सकता है कि किसी क्रिमिनल कोर्ट का निर्णय या आदेश की प्रति ऐसे व्यक्ति को जो निर्णय या आदेश से प्रभावित न हो, फीस दिए जाने पर ऐसी शर्तों के अनुसार जो उच्च न्यायालय द्वारा उपबंधित हैं, ले सकेगा। अब इसमें योनान वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का एक फैसला है 2015 3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 586 केरला डबल बेंच का, और उसके अंदर क्या कहा है 363(5) के तहत कि कॉपी ऑफ जजमेंट ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन टू विक्टिम। और देखो इस शब्द को, ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन टू विक्टिम, यानी न्यायालय का यह फ़र्ज़ है कि जब कोई केस में निर्णय सुनाया जाता है तो विक्टिम को भी उसकी सूचना दी जाती है कि उस केस का अंदर निपटान हो गया और ये फैसला हुआ है। तो कहता है ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन टू विक्टिम रिगार्डिंग जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट, विक्टिम वुड बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 363(5) CRPC। अब 363(5) के तहत जो है विक्टिम को भी वो कॉपी मिलेगी और वो लेने का हकदार है। अब 364 क्या कहता है, जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड, कि ओरिजिनल जजमेंट को प्रोसीडिंग का भाग बनाया जाएगा, और जहां मूल निर्णय ऐसी भाषा में लिखा गया है जो न्यायालय की भाषा से भिन्न है, तो अभियुक्त यदि चाहता है तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद कोर्ट रिकॉर्ड पर करके छोड़ देगा। ये 365 कहता है। अब हम 364 कहता है। अब हम 365 को देखेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड द कॉपी ऑफ फाइंडिंग और स्टेटमेंट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो मामले जिनका ट्रायल सेशन न्यायालय या CJM द्वारा किया गया है, जैसी भी स्थिति है, यानी सेशन जज ने किया या CJM ने फैसला किया, न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने द्वारा की गई फाइंडिंग यानी जो निष्कर्ष निकाला है और सेंटेंस की प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी जुरिडिक्शन में ट्रायल किया गया था। और इस प्रकार सेक्शन 353 से 365 तक चैप्टर 27 पर हमारी चर्चा पूरी हुई। जिसे भी हमारी वीडियो अच्छी लगी, मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि वो इसे सब्सक्राइब करे ताकि अगला लेक्चर टाइम पर उस भाई को मिल सके, बहन को मिल सके। लाइक और शेयर भी करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।